नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आप अपने घर को मजबूत, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल बनाना चाह रहे हैं तो आप इन 4 चीज़ों पर ध्यान दें। जब ये 4 आपने घर में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट ख़रीदते समय इन चीज़ों की क्वालिटी को चेक करें। मेरे वीडियो को देखें, मैं जैसा बता रहा हूँ आपको वैसा करें। आपका घर हमेशा चलने वाला, टिकाऊ, मजबूत, ड्यूरेबल बनेगा, जिसकी लाइफ 70 से 80 साल तक होगी और उससे ज़्यादा भी जाएगी। क्योंकि वार में, भूकंप में आंधी में गिरेगा नहीं, मजबूत होगा। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल्स पे ध्यान देना है। जो मैं पहला बिल्डिंग मटेरियल स्टील यानी सरिया को बता रहा हूँ, फिर ब्रिक, फिर आपको एग्रीगेट और रेती यानी इन सब चीज़ों को आपको ख़रीदते समय इनकी क्वालिटी चेक करना है, किस कंपनी का लेना है, क्या चीज़। मैं उसको शुरू से बता रहा हूँ, आप इसको देखें और समझें, इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करें। काफ़ी अच्छा आपका घर बनेगा। अब मेरे वीडियो को देखें। आप सरिया लेने जाएं तो सरिया को सबसे पहले आप किन किन कंपनियों की ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले आप कंपनी देखते हैं। सबसे बढ़िया कंपनी आती है टाटा स्टील, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या एक आती है जैनिक की। ये कई सारी अच्छी ब्रांडेड हैं। अब हम बात आती है, पहले तो हम लोग 415 लगाते थे, अब हम लोग कौन सी सरिया यूज करते हैं। अब हमको ग्रेड 500 यूज करने, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में हमें जो कि अपने घर में यूज करते हैं, जो कि हम ग्रेड 500 या 550 का ही यूज करें, इससे नीचे नहीं जाएं। अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि सरिया अच्छी होने का सबसे बड़ा कारण कहाँ पर बात आती है, क्योंकि सरिया हमारे घर की जो अच्छी होगी, क्योंकि हमको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास नहीं जाते हैं, घर में ही नक्शा बनवा लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपना घर से अब कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाते हैं और अपने नक्शे पे काम करवा लेते हैं। तो आपने घर से किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से नहीं मिले, आपने उसका घर का लोड नहीं बताया, बेयरिंग कितनी, घर का कितना लोड आने वाला है, क्या बेयरिंग कैपेसिटी रहने वाली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट खुद से मतलब बनवा लो। तो आपको सरिया की कंपनी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 500 ग्रेड का यूज करो, इसमें SD लिखा रहता है और TMX। इन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ। SD होता है सुपर डक्टाइल और D होती है डक्टाइल, दोनों लिखी होती है ISI। ये देखो जो मैंने ग्रेड दिखा रहा हूँ, ऐसा लिखा होता है सरिया पे। अब यहाँ पर बात आती है SD क्या होता है और D क्या होता है। D मतलब डक्टाइल, S और D लगा होगा तो मतलब हो जाएगा हमारा सुपर डक्टाइल। जब हमारा सुपर डक्टाइल होगा, उसका मतलब क्या है, ये चीज़ें आप देख सकते हो। डक्टाइल का मतलब हुआ कि आप सरिया जो फेल होगा उससे पहले वार्निंग देगा, और इसके कार्बन परसेंटेज को बताता है। ब्रिटिल होता है विदाउट फेलर, विदाउट वार्निंग। जैसे आप कांच के ग्लास लिया तुमने, उस पर कोई लोड रखा तो कांच का गिलास टूट जाएगा विदाउट एनी वार्निंग। अब आपने क्या किया, लोहे यानी स्टील का ग्लास लिया, उसके ऊपर किसी चीज़ को रखा तो वो फेल होने से पहले वार्न देगा, लचेगा, लचीला हो जाएगा। ये होती है उसकी डक्टिलिटी। समझ में आई बात डक्टिलिटी की। अब हमारे SD और अच्छा है, D अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ आपको सरिया करंट TMX, TMT यानी TMT थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड, TMX। अब आप एक दुकानदार के पास गए, उसने आपको दिया उसने 5500 में सरिया लगाया, वो आपका था TMX का। किसी अन्य दुकानदार के पास आप गए, वो आपको लगा के देगा 5000 में। आप सोचोगे इसका अच्छा है, इससे वहाँ पर बात आती है वो आपको TMX दे रहा था, यहाँ पर आपको TMT मिल रहा है। बोथ आर डिफरेंट, ऐसे अलग अलग हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। TMX है जो कि अच्छी क्वालिटी होती है, ज़्यादा यूज होता है, तो हमें आपको TMX लेना है। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ब्रांड भी समझ में आ गई, ग्रेड भी आ गया। अब मैं बात करता हूँ सीमेंट की। सीमेंट बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, अच्छे आते हैं सीमेंट। अब आप घर बनाने के लिए कितने प्रकार के सीमेंट यूज करते हैं,
सीमेंट बहुत कंपनीज के आते हैं, अच्छे अच्छे सीमेंट आते हैं। अगर ना रहे किस प्रकार का सीमेंट यूज कर रहे हो, मैं उस टॉपिक पे बात। अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, बिरला, अंबुजा, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीमेंट आते हैं। बात आती है ग्रेड की, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 53 ग्रेड यूज कर लेते हैं, मजबूत, हमें लोग मजबूती के लिए यूज कर लेते हैं। 53 ग्रेड अच्छा है, नॉर्मल घर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है 53 ग्रेड यूज करने की। आप 43 ग्रेड यूज कर लो, क्योंकि 53 ग्रेड में क्या होता है, आपने ग्रेड 53 यूज किया तो उसमें क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा, वहाँ पर हाइड्रेशन प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। हाइड्रेशन प्रोसेस जल्दी शुरू होने से सीमेंट में क्या होता है, क्रैक डेवलप हो जाते हैं। जब वहाँ पर आपके क्रैक डेवलप हो गए तब समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि तुरंत ही वो क्रैक तो दिखने लगेंगे, बाद में स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर 53 यूज करने की, 43 में काम चला लो। बेसिक स्ट्रेंथ आपको पूरी देता है, चाहे आप एसीसी में ले लो, अल्ट्राटेक में ले लो, अंबुजा में ले लो, किसी भी टाइप में ले लो। और जब हम लोग फैक्ट्री में काम बनाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में हम क्या करते हैं, 53 ग्रेड यूज करते हैं। वहाँ पर हम क्या करते, मेन बात हमारी क्या आई, वहाँ पे हमने क्यूरिंग अच्छी कर दी, यानी हमने तराई को अच्छे से कर दिया। घर बनने के 45 मिनट के बाद, यानी हमारी इनिशियल जो इनिशियल हार्डनिंग है ना, शुरू हो जाती है 45 मिनट से। अब जब हमारी इनिशियल हार्डनिंग शुरू, तभी से हमने थोड़ा थोड़ा पानी हमने डालना स्टार्ट कर दिया, क्यूरिंग स्टार्ट कर दी, तब तो हम 53 यूज करेंगे, स्ट्रेंथ देगा। अदरवाइज वो स्ट्रेंथ नहीं देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नॉर्मल घर की। 43 का यूज करो, अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेंथ देता है वो। अब बात आती है सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, बहुत टाइप्स के आते हैं, पीएसएस स्लज सीमेंट। अब हमें बात करती है कहाँ पर कौन सा सीमेंट यूज करें, पीसीसी सीमेंट। अब हमको अगर स्लैब का वर्क, आपको हमको ब्रिक वर्क करना है, प्लास्टर वर्क करना है, फुटिंग का काम करना है, वहाँ पर कौन सा यूज करें, और हम स्लैब, कॉलम, बीम, इसमें कौन सा सीमेंट यूज करें, ये सारे पॉइंट पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पीपीसी यानी पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट को हमको ब्रिक वर्क, कॉलम, प्लास्टर वर्क, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये क्या होता है, ये इसकी हार्डनिंग स्लो होती है, जिससे क्या होता है, जहाँ पर शटरिंग तुम्हारी 13 से 14 दिन में खुलने वाली होती है, वहाँ पर हमें शटरिंग को देर में खोलना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमें हार्डनिंग देता है। अब PASC सीमेंट, ये कोस्टल एरिया में यूज किया जाता है, जहाँ पर पानी में साल्ट होता है, या कहीं पे जैसे गंदगी वाले एरिया, स्लम एरिया, जहाँ पर जो नाली वाली का पानी इकट्ठा हो, पानी में जब ना केमिकल मिला हो, वहाँ पर आपको PASC सीमेंट यूज करते हैं। PASC सीमेंट में क्या होता है, ये सीमेंट एक लेयर बना लेता है सीमेंट कंक्रीट के साथ। जब हम सीमेंट में कंक्रीट में मिक्स कर देते हैं, तब ये एक स्ट्रेंथ बना लेते, एक लेयर बना देता है। उसके ऊपर से वाटर प्यूरिफायर का काम करता है ना ये सीमेंट, वो इसके ऊपर से अन्य प्रकार के पानी को आने नहीं देता। हमें कोस्टल एरिया में भी सीमेंट जो हम कंक्रीट में वाटर यूज करते हैं ना, वो हमारा नॉर्मल वाटर ही हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये क्या फुटिंग में भी क्या करता है, ये एक लेयर बना लेता है PASC सीमेंट। अब मैं बात करता हूँ, यूज कर लिया आपने इसको, जिससे क्रैक नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्यूरिंग हमको लगातार करनी है 15-16 दिन तक इसमें भी क्यूरिंग करनी, यानी पानी देना है। अब मैं बात करता हूँ आगे। अब बात आती है हमारी स्लैब, कॉलम, बीम, इसमें कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। आइडियली हम इसमें कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं सीमेंट अपना पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ये थोड़ा लेट स्ट्रेंथ देगा,
अब बाहर लोग क्या करते हैं कि वेदर प्लस, सुरक्षा कवच, वाटर रेजिस्टेंट ऐसे सीमेंट्स काफ़ी मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। बिरला वाइट, स्लैब कास्ट करते हैं तो हमने क्या किया, बिरला रक्षक, अल्ट्राटेक वेदर प्लस, अल्ट्राटेक वाटर प्रूफिंग 50-60 रुपये पर बैग महंगे मिलते हैं। अब या तो आप अच्छे से, ये भी अच्छे आते हैं, वेदर प्लस है, वाटर प्रूफिंग सीमेंट है, रक्षक है, बिरला का रक्षक है, अल्ट्राटेक का सीमेंट है, इनमें केमिकल मिला होता है। ये आप या तो आप पोजोलाना पोर्टलैंड यानी पीपीसी सीमेंट यूज करो, उसमें क्या करो तो डॉक्टर फिक्सिट क्या करेगा, ये भी वाटर प्रूफिंग का काम करेगा, ये आपके घर में सीलन नहीं आने देगा। छत आपकी बिल्कुल वाटर प्रूफ रहेगी, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई सीलन नहीं आएगी, वो अच्छी सीमेंट अच्छी छत रहेगी। अब बात आती है, आपने पीपीसी पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, तब आपने डॉक्टर फिक्सिट में कंक्रीट में यूज कर दिया, उसी टाइम बना दिया। या तो आप ये बिरला के रक्षक या अल्ट्राटेक का सिल्ड ले आओ, वाटर सिल्ड, ये अन्य चीज़ों को डालो, और इसको मिलाने के बाद आपको क्या करना है, 45 मिनट के बाद क्यूरिंग, 45 मिनट में हल्की हल्की क्यूरिंग स्टार्ट करना, और प्रॉपर क्यूरिंग 24 घंटे के बाद शुरू कर देनी है, और लगातार 16-17 दिन 20 दिन इसकी क्यूरिंग करनी है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करो, तब आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, वाटर प्रूफिंग, वाटर सिल्ड सीमेंट, बिरला रक्षक, इनमें क्या होता है, केमिकल मिला होता है। वो केमिकल जो है, वो केमिकल आपके जो मोटार में जो वाटर मिक्स होता है उसको ये मेंटेन रखता है कि इसका वाटर वो सूखने ना दे। वहाँ पर भी आपको क्यूरिंग अच्छी करनी पड़ेगी। आप जितनी अच्छी क्यूरिंग करेंगे आपका घर उतना अच्छा मजबूत ड्यूरेबल बनेगा। और मेन चीज़ सीमेंट में ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि आपका सीमेंट 45 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। सीमेंट 3 महीने यानी 90 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। बात आती है फैक्ट्री में रखा हुआ तो चल जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में इस तरह से वो लोग अपने वायर हाउसेस डिज़ाइन करते हैं कि वहाँ पर प्रॉपरली वो लोग रख सकते हैं सीमेंट्स को। और जो दुकानों पर आता है, यहाँ पर क्या होता है, आपकी सीमेंट में हार्डनिंग, वाटर आ जाने से, सीलन आ जाने से, डंपिंग हो जाने से सीमेंट में लम्प्स आ जाते हैं, जो कि आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ को कमज़ोर करते हैं। सीमेंट प्रॉपर स्ट्रेंथ जब देता है जब वो पानी के संपर्क में आता है। पानी के संपर्क में चाहे वो कंक्रीट के टाइम आ जाए या वैसे भी आ जाए, तब भी उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो सीमेंट ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमको बेहतर ध्यान देना है, और घर बनाते समय हमें क्यूरिंग का विशेष ध्यान देना है। जहाँ पर पानी की सीलन की समस्या रहती है वहाँ पर हमको डॉक्टर फिक्सिट यूज करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या तो सुरक्षा सीमेंट एसएससी की सुरक्षा ले लो, या अल्ट्राटेक की वाटर सील्ड ले लो। इन प्रकार के सीमेंट्स का यूज करना है। बिरला का रक्षक ले लो, ठीक है। अब मैं ब्रिक वर्क पे बात करते हैं। ब्रिक वर्क को पहचानने के लिए सबसे अच्छी बात आती है कि हमें ब्रिक लेने समय यानी ईंट को लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब हमें मोटा बात आ गई। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे आज मैं पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर क्या आता है, ब्रिक आप लेने गए मार्केट में, वहाँ पर आपको एक कलर देखना है, पेवर रेडिश हो यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक हो। कोई भी ब्रिक आपकी, एक ब्रिक उठाओ, उसमें ये देखो कलर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेम कलर है ना ब्रिक का, पूरी ब्रिक का सेम कलर होना चाहिए, रेडिश होनी चाहिए पूरी, ठीक है। अब दूसरा पहचानने का कारण, दोनों ब्रिक को एक दूसरे से टन आवाज़ करो, लड़ाओ, आपस में भिड़ाओ। जब वो दोनों आपस में भिड़ेंगे तो साउंड आनी चाहिए जो कि मेटालिक साउंड हो, जो कि टन टन की आवाज़ आनी चाहिए। अब तीसरा, आप किस तरह से चेक कर सकते हो आपका ब्रिक अच्छा है या नहीं, किसी से तोड़ के देखो, जहाँ से तोड़ रहे हो वहीं से टूट रहा है तो ब्रिक अच्छा है। अगर आप यहाँ से तोड़ रहे हो दूसरी जगह से टूट रहा है तो मतलब ब्रिक ख़राब है आपका।
और जब एक तोड़ लो, तोड़ने के बाद उसके अंदर का स्ट्रक्चर जब देखोगे जैसे यहाँ पे, तब आपको पता लग जाएगा कि ये ब्रिक कंकड़ वंकड़ या कुछ निकल रहा है, तो ब्रिक मतलब आपका ईंट गड़बड़ है। अब इन चीज़ों के बाद हम ध्यान देते हैं इसमें क्या चीज़ गड़बड़ है। इसका वज़न करते हैं। वज़न इसका पहले करो, पूरा 2.5 किलो निकलना चाहिए, 2.5 kg, और इसको पानी पिलाने के बाद वज़न करो, तब ये आपका 2.25 यानी 2 किलो 750 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी वाटर ऑब्जॉर्प्शन पावर है, यानी कि पानी सोखने की जो क्षमता है वो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी ज़्यादा पानी सोख रहा है तो समझ लो ये ईंट आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, ये प्रॉपर पका हुआ ईंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा पानी पी रहा। उसको हम नॉर्मल भाषा में पीला बोलते हैं, जिसे 3rd कैटेगरी की ब्रिक में डाला जाता है। ठीक है, अब बात आती है फ्रॉक की। फ्रॉक यानी जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ब्रिक के अंदर, जिस पे कंपनी का नाम लिखा होता है, एसबी, लव, NBCC, ये एक फ्रॉग होता है। उसका साइज़ देखना है। उसका साइज़ ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए जो हमारे आईएस कोड के आधार पे दिए गए हैं। ब्रिक का साइज़ आप नाप कर देख सकते हो, छोटी ब्रिक नहीं होनी चाहिए। साइज़ इसका होता है 9 इंच की इसकी चौड़ाई लेंथ होनी चाहिए, 4 इंच की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, हाइट इसकी 3 इंच की होनी चाहिए, यानी 9, 4, 3। सेंटीमीटर में बात कर लो, सेंटीमीटर में निकाल लो इसको। सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए, और 3 सेंटीमीटर इसकी लगभग 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। अब ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसके ब्रिक यूज करने के तरीके पे। ब्रिक हमको स्टैंडर्ड क्लास की लगानी है, यानी बॉन्ड सारे उभरे हुए हिस्से को ऊपर, जिसमें लिखा होता है ये, जिस पे लिखा है ये देख रहे हो, अगर 4 इंच की लगा रहे हो तो इसको ऊपर रखो, जिससे आपके इसमें जो मोटार फिल होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका मोटार फिल होगा, उसमें प्रॉपर मोटार आ जाएगा, जिससे बॉन्डिंग अच्छी रहती है। स्टैंडर्ड क्लास से यूज करना है, जो कि मैंने कई बार इसके तरीक़ों को दिखाया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में इस तरह से इसको हम यूज करवाते हैं। अब बात आती है इसके मोटार के रेशियो की। 1:4 नॉर्मल ब्रिक वर्क करते हैं हम, 1:5 बस। 1 सीमेंट 4 हमारा यहाँ पर ये होता है तुम्हारा सिल्ट यानी आपकी रेती। ठीक है, अब बात आती है हमारी एग्रीगेट यानी बजरी। कहीं कहीं पे हमें स्लैब वर्क में बजरी यूज होती है। बजरी कैसी होनी चाहिए? बजरी एंगुलर साइज होनी चाहिए, बहुत मोटा साइज बोल्डर नहीं होना चाहिए। बजरी का स्टैंडर्ड साइज जो मैंने आप वीडियो में दिखा रखा है, मैंने कई बार बताया है, उसी आधार पे आपको लेनी है, जो कि आपको स्लैब वर्क में, कॉलम वर्क में, बीम वर्क में यूज करना पड़ेगा या करते हैं हम। इसके बाद बात आती है हमारी सिल्ट की। सिल्ट जब आपको यूज करना है प्लास्टर वर्क में, रिवर सैंड बहुत अच्छी होती है प्लास्टर वर्क के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्रश सैंड जो आती है वो मार्केट में सस्ती पड़ती है रिवर सैंड से, क्योंकि रिवर पे सरकार ने बहुत ज़्यादा बैन लगा दी। उस तरह से रिवर सैंड आप नहीं ला सकते, तो रिवर सैंड के रेट हाई हो गए। हमको इकोनॉमिकल घर बनाना है और स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखना है, तो हम रिवर सैंड ना लाके हम लाते हैं क्योंकि फैक्ट्रियों में एग्रीगेट को क्रशिंग से, जो हमारे एग्रीगेट क्रश होते हैं, बोल्डर बनाते हैं, उस टाइम क्रशिंग से निकलती है जो डस्ट,
उसको लाते हैं, वो काफ़ी सस्ती और अच्छी रहती है, उसका यूज करते हैं हम। वो एंगुलर साइज़ की होता है। एंगुलर साइज होने से उसमें क्या होता है, प्रॉपर विदाउट एनी एयर वाइट प्रॉपर रहती है, किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इसको अच्छा बनाने के लिए एंगुलर साइज सिल्ट के साथ साथ हम उसको रिवर्स हैंड भी यूज कर सकते हैं। दैट्स अ क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके प्लास्टर वर्क की, तो बात हो गई। अन्य और डस्ट को देखते समय हम उसको हाथ में लेकर चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तब हमने इसको हाथ में ली और उसको चेक किया तो हमको सबसे पहले ये बात आती है कि हमने इस देखा तो हमें धूल धार या कोई मिट्टी, कभी कभार मिट्टी जैसी नज़र आती है, उस टाइप की हमको ख़राब क्वालिटी थर्ड क्वालिटी सैंड यानी हमें सिल्ट यूज नहीं करनी है, हमें अच्छी सिल्ट यूज करनी है, जिसका हमको ब्रिक वर्क में और उसमें दोनों में फ़ायदा मिलता है। ब्रिक वर्क में सिल्ट का यूज न कम करके हमें ज़्यादातर मोरंग का यूज करना चाहिए, जो कि इससे थोड़ी बड़ी, इसका साइज़ थोड़ा उससे बड़ा होता है, जो कि हमने सीव एनालिसिस के दौरान बता रखा है। ठीक है। ब्राउन से पार्टिकल गिट्टी के जो एग्रीगेट के ना वो नुकसान करते हैं हमारे स्लैब में। एंगुलर साइज जो हमारी एग्रीगेट है बहुत अच्छा होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान दो, आपका घर बहुत अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। बशर्ते मेरे सारे पॉइंट्स को एक बार नोट करके अच्छे से रखें और उनको साइट में लगातार उन चीज़ों को फॉलो करें। साइट पर जाएं तब इन सब चीज़ों को का ध्यान दें कि हम ब्रिक कौन सी यूज कर रहे हैं, सिल्ट कौन सी यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट कौन सा है, सरिया आपने यानी बार्स कौन से यूज कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे। आप या फैक्ट्री का बना रहे हो या आप घर बना रहे हो या आप जो कुछ भी बना रहे हो, काफ़ी अच्छा मजबूत टिकाऊ बनेगा, वार के टाइम भी मजबूत रहेगा और आपका वो घर भूकंप रोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी रहेगा। उसकी लाइफ 70 से 80 साल रहनी ही रहनी, इससे ऊपर ही रहेगी, कम नहीं।